मैं दुखी मन से अपने कमरे में पड़ी थी। इतने में पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे, अरे दिव्या, तू क्यों छोटी छोटी बातों पर दिल खराब कर लेती है? शादी ही तो करनी है। ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? चल अब गोलियां खा ले, देखना तेरी कितनी जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? पापा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही करूँगा। यह गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए ही हैं। पापा की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती। इसलिए मैंने खामोशी से गोलियाँ खा ली। मैंने पापा से पूछा कि किस चीज़ की गोलियाँ हैं और आप ये कहाँ से लाए हैं? तो पापा ने मेरी बातों का जवाब देने की बजाय इधर-उधर के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 35 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पे बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मैं तो किसी की शादी में भी जाती तो एक कोने में छुप कर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुभती नज़रें और सवाल मुझे एक पल चैन नहीं लेने देते थे। अब तक ना जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले इनकार करना नहीं भूलते। मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं पापा से जिद करती कि वह किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करते हैं, लेकिन वह जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। जब भी पापा से शादी की बात करती तो पापा वहीं गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से भी किसी की शादी कैसे हो सकती है? जब तक पापा खुद किसी अच्छी जगह मेरा रिश्ता ना करवा देते, गोलियों से कुछ नहीं होना था। इन गोलियों के भरोसे मैं कई साल गुजार चुकी थी। फिर एक दिन मेरे लिए शहर से एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी। मैंने पापा से कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, आप मेरा यह रिश्ता कर दें। लेकिन पापा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 20 साल की जवान लड़की तो थी नहीं जिसके लिए पापा के मनपसंद रिश्ते आते। पापा की इस ख्वाहिश ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में ही पापा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और आकर प्यार से समझाने लगे कि इतना जल्दी मत कर, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर चुकी है। पापा ने वहीं गोलियां और दूध का ग्लास मेरे आगे रखा और कहा, इसे पी ले, फिर देखना कैसे अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने साफ साफ कहा कि अब मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने यह गोलियां खिलाकर मुझे खामोश कर दिया है। लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। वह कहने लगे, यह जादू की गोलियां हैं, यह तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने गुस्से में उनको देखा जो पता नहीं किस ज़माने में जी रहे हैं। अब तक तो इन गोलियों ने ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार से पहले पापा खुद मना कर देते थे। शुरू शुरू में पापा ने जब मुझे यह गोलियां खिलानी शुरू की थी,
तो मैं बहुत हैरान हुई थी। लेकिन पापा ने मुझे बताया कि इनसे मेरी खूबसूरती में इजाफा होगा और हालात ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है, उस पर दोबारा रौनक आ जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो जाती। लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद भी मेरी किस्मत नहीं बदली। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी और एक लड़की के लिए इतनी उम्र में रिश्ता आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगी थी। मैंने पापा से कह दिया कि अब मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। मेरा हाल देखकर पापा ने फिर से वही गोलियां खिलाई और तसल्ली के बोल कह दिया। दूसरे दिन एक रिश्ते वाले मेरे घर आए और उन्होंने पहली नज़र में मुझे पसंद कर लिया। यह बात मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा उनका लड़का शायद मेरे से बड़ी उम्र का होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। लेकिन जैसे ही तस्वीर मेरे हाथ में आई, मेरे तो होश उड़ गए। वह तो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा और जवान था। तस्वीर में कोई ऐब नज़र नहीं आ रही थी। मैं हैरान परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यही बात मैंने पापा से बताई तो पापा हंसकर कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है। पापा ने इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी, मैं खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम भी कर दिए। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से विदा कर दिया और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पापा के घर से विदा होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई हूँ। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन अरमान तो अभी भी मेरे दिल में पहले की तरह ही जवान थे। यह मेरी पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैं बहुत सालों तक सब्र किया था और जब यह रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। कितने सालों से यह ख्वाहिश किसी चिंगारी की तरह मेरे मन में भरी हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और आज ये चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं शादी करके उसके घर में चली आई थी और 35 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही तजुर्बा था। मैं बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं लग रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह ना बना पाऊँ, वह मुझे बूढ़ी ना समझ बैठे। मैं शादी से पहले अपने बाल भी रंग करवा लिए थे। जैसे ही मुझे दरवाजे पर आहट का एहसास हुआ तो मैं फ़ौरन घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठ गई और खुद को तसल्ली देने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कम उम्र की लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आता था, लेकिन मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। वेदांत को लेकर मेरे दिल में बहुत से जज्बात पैदा हो रहे थे। वह कमरे में आए और मेरे पास आकर बैठ गए। ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वह उम्र में मुझसे कम थे और बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह डर सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ ना करा दी हो। उन्होंने मुझसे कहीं ज़बरदस्ती तो शादी नहीं की हो। दरअसल शादी से पहले मेरी और वेदांत की कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। हमने सिर्फ एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक उसने मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा सारा वजूद ठंडा पड़ गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि उन्होंने मुझसे शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फ़ौरन ही उनका हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफ़ादार रहूँगी और उनकी खिदमत करूँगी। वह मुझे एक मौका दे दे। मेरी बात सुनकर वो अजीब अंदाज से हंस पड़े और कहने लगे, तुम्हें मौका देने की क्या ज़रूरत है? तुम तो पहले से ही एक तजुर्बेकार औरत हो। वेदांत की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं, क्योंकि मैं उम्र में उनसे तकरीबन 5 साल बड़ी थी और उनकी वजह से मुझे लगा था कि वह मुझे नहीं अपना सकेंगे। लेकिन बात कुछ और ही थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपने फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई,
क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी, और जो मंजर नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर उनके मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी कि मैंने हैरत भरी नज़रों से वेदांत की तरफ देखा और पूछा कि यह क्या है? तो वह नफ़रत से कहने लगे, यह तो तुम मुझे खुद बताओगी कि क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि क्या है? तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नज़र आ रहा है। यह तस्वीर खुद चीख चीख कर बता रहा है कि तुम तो पहले से। उसने नफ़रत से अपना मुंह फेर लिया था और कहने लगे, तुम तो पहले से ही पूरी की पूरी तजुर्बेकार हो। अगर मैंने शादी से पहले यह तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो यह सोचकर तुम्हें अपना बनाया था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। हम एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चला कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी जैसे बहुत इज्जत वाली हो। अगर तुम यह पहले ही कर चुकी हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की और खुद को कुंवारी जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया? उसके लफ्ज़ ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान साथ देने को तैयार नहीं थी। कुछ देर पहले जो एहसास और जज़्बात मेरे दिल में थे, वो सब ख़त्म हो गए थे और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। वह सारे लफ्ज़ जो मैं पिछले 1 महीने से छुपाए बैठी थी, वह सब कहीं खो से गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई, लेकिन जो भी था अब सब खत्म हो चुका था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो वह कभी भी मुझे अपनी ज़िंदगी में ना रखते और इस बात ने मेरी जान निकाल दी। बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद इस उम्र में मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की हुई थी और पहले ही रात सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी तस्वीर मेरे ही सामने खुली पड़ी थी जिसमें मैं पूरी तरह। मैंने अपनी आंखें नीचे की क्योंकि इससे ज़्यादा मैं तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सर पर आसमान गिर पड़े थे क्योंकि वेदांत कह रहे थे कि तुम तो बहुत मक्कार निकली, पता नहीं किस किस के साथ। मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रख लिए। उसके लफ्ज़ मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था। मुझे पहले भी कांटे ही मिले थे। मैं आंखें बंद करके गुजरे वक्त को सोच रही थी, जहाँ मुझे एक पल का भी सुकून ना हो सका था। और जब मैं सुकून की सांस लेने की सोची तो भी सब खराब हो गया था। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और बहुत मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन फिर किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे की पैदाइश पर ही हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते, सुबह घर से निकलते तो शाम को वापस आते। मैं खुद से छोटे भाई को सारा दिन संभालती रहती। ना ही मैं बचपन की कोई खुशी देखी थी और ना ही कभी खिलौने से खेली थी। मेरे पास तो घर और भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। पापा ने मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता। इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की और सारी तवज्जो और जान अपने भाई पर लगा दी। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती था। घर के कामकाज के साथ मैं उस पर पूरी नज़र रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे ज़रा सी चूक होती या उसको कोई मामूली सी चोट लग जाती तो पापा बुरी तरह मुझे पीटने लगते थे। पापा को भाई बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते थे, जहाँ मेरी बड़ी सी बड़ी तकलीफ़ पापा को नज़र नहीं आती थी। मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी मेरे उन जले हाथों पर नज़र तक नहीं डाली थी और ना ही कभी मेरे दर्द को महसूस किए थे। मैं बीमार होती या दुखी होती तो हमेशा एक कोने में छुप कर ही आंसू बहा लिया करती थी। भाई को कभी भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करती तो पापा से मेरी शिकायत लगाता और पापा मुझे डांटने लगते थे। जैसे ही उसने 10वीं के इम्तिहान पास किया तो उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिला
तो पापा ने उसका एक दूर दराज के कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और वो हॉस्टल में रहने लगा। मैं पापा के साथ घर में अकेली रह गई। भाई के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि उसके होने से मेरी ज़िंदगी में कुछ रौनक थी। अब तो यह घर वीरान हो गया था। उसके जाने के बाद पापा मेरे करीब हो गए थे। इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। अक्सर पापा मेरे कमरे में चले आते और घंटों मेरे साथ गुजारते। मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा हो रहा था, उनके रवैये में बदलाव आ रहा था। मैं उनके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगी थी। उनकी बात ने मुझे नई ज़िंदगी दी थी। भाई को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वो पलट कर वापस नहीं आया। पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। मैं पापा से जब भी कहती कि भाई को वापस बुला लो, तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि तू है ना मेरे पास। लेकिन बहुत जल्दी पापा के इस मोहब्बत भरे लहजे का राज खुलकर मेरे सामने आ गया। भाई ने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी और वह उसके बंगले में शिफ्ट हो गया था। ना ही वो वापस आना चाहता था और ना ही अब हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था। लेकिन अपने बेटे का मान रखने की वजह से पापा ने मुझसे ये बात छुपा ली थी। मैं भी उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने उनकी पिछली सारी बातों को माफ़ कर दिया था। पापा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगी थी। मगर कुछ वक्त में ही मुझे एहसास हो गया था कि पापा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं या खुद ही मना करके चले जाते हैं। कुछ सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और पापा ने शादी के नाम पे मुझे गोलियां खिलानी शुरू कर दी थी। इतनी मुश्किलों के बाद जब मेरी शादी हुई तो पहली ही रात मुझे अपनी ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जिसके बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने लायक भी ना रही। लड़खड़ाते लहजे में उनको बताना चाहा कि यह मेरी तस्वीर नहीं है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। मगर मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे बहुत नफ़रत से देखा और कहने लगे, तुम तो बड़ी ढीठ हो और झूठ पे झूठ बोल रही हो। गौर से देखो, यह तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। मैंने गौर से देखा तो वाकई वह मेरा कमरा था और मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था मेरी ऐसी तस्वीर कब और किसने ली, मगर वेदांत मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। बहुत इंतज़ार और मुरादों के बाद मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली ही रात मैं बर्बाद हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं एक रात उनके घर में गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वापस अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती थी। उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी, यह तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई है और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो इज्जत के साथ आपसे शादी की है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। लेकिन उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सारी रात उसके आगे हाथ जोड़कर गुजार दी और सुबह के वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो वेदांत ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फैसला सुना दिया कि वह मुझे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उनकी बड़ी बहन ने मेरी सारी बात सुनी और वेदांत से कहा कि जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इस मसले को हल करो, क्योंकि दिव्या इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि यह तस्वीर उसकी है। तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठो। वेदांत की बहन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरी तस्वीर देखने के बावजूद भी वो मेरे खिलाफ नहीं हुई, बल्कि मेरा साथ दे रही थी और मुझसे पूछने लगी, क्या ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई है और तुम्हें पता भी नहीं है? क्या तुम कोई नींद की दवा लेती हो? मैंने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियों को खाती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है। मेरी बात सुनकर वह हैरान होने लगी कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए गोलियां खिलाते थे। यह बात सुनकर वेदांत और दीदी दोनों चौंक उठे और कहने लगे, ऐसी कौन सी गोली आती है? तुम शायद पढ़ी लिखी नहीं हो और सारी ज़िंदगी अपने पापा के साथ घर में रही हो, इसलिए उनकी बात पर यकीन करती चली गई। दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था और यह बात मुझे रिश्ते वाली ने बताई थी कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे घर के आने वाले हर रिश्ते को खुद ही ठुकराया था। अगर तुम्हें इस बात में कोई शक नहीं है
कि यह तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है, तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। वेदांत ने पहले तो इस बात को मालूम किया तस्वीर कहाँ से आई है, और फिर उन्हें पता चल गया कि यह तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने भेजी थी। और तस्वीर में मैं अपने कमरे में ही बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। मैं बिस्तर पर जिस हालत में पड़ी थी वह देखकर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। और फिर जब वेदांत को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है, तो उन्होंने मेरे पापा को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर दिव्या को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे पापा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं दिव्या की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने यह सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़ गया। मैं उम्र के इस हिस्से में तन्हा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी दिव्या की शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर शादी के नाम पर इसने खुदकुशी करने की धमकी दी, तो मजबूरन मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी, उसे यह दिखाने के लिए कि मैं उसकी शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मगर सच तो यह था कि मैं कभी चाहता ही नहीं था कि ये अपने घर की हो, तो इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में दिव्या के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। वो नींद की दवा के असर में रहती थी, मैं दवा जो शादी के नाम पर उसे खिलाकर सुला देता था। मैंने सोचा था कि इसकी ऐसी तस्वीर देखकर तुम फ़ौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतज़ार के बाद दिव्या लौट कर नहीं आई, तो मैं जान गया कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। पापा ने सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिश की परवाह की थी और ना ही मेरे जज्बातों का एहसास किया था। अगर वेदांत समझदारी से काम नहीं लेते तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता और पापा अपने मकसद में कामयाब हो जाते। वेदांत ने मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गले से लगा लिया कि एक तस्वीर के पीछे उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सोचा था। मैं दीदी की भी शुक्रगुजार थी। पापा को भी मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे पापा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था अपनी तन्हाई के खौफ से किया था। क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी औलाद की शादी करने से डरते हों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।